नमस्कार दोस्तों, लाल किताब के ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे खाना नंबर 9 के बारे में कि लाल किताब खाना नंबर 9 के बारे में क्या कहता है। खाना नंबर 9 देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है। खाना नंबर 9 जो है हमारा भाग्य है। हमारा भाग्य हमारा कितना साथ दे रहा है और भाग्य को चमकाने वाले कौन-कौन से ग्रह होते हैं, कौन-सा भाग्य का प्लैनेट है, सारी की सारी जानकारी आज हम इस लाइव ट्यूटोरियल में सीखेंगे। इस ट्यूटोरियल के ज़रिए आप जान सकते हैं कि आपका 9th हाउस किस कंडीशन में है, क्या वो सही है, क्या उसमें बैठे ग्रह आपके लिए सपोर्टिव हैं, क्या वो बृहस्पति जो उसका पक्का घर है वो उसके लिए कैसे कब उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, कब उसकी कंडीशन 9th हाउस पे इफ़ेक्ट करेगी। तो सारा का सारा आज हम इस पोस्ट में जानेंगे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों का सब तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। आप लोगों के बहुत अच्छे फीडबैक्स आ रहे हैं, कॉल आ रही हैं, काफ़ी क्वारीज जनरेट हो रही हैं और आप लोग अपने विचार जो हैं इंटरचेंज भी कर रहे हैं, हमारे साथ शेयर कर रहे हैं ताकि आप लोगों के साथ ऐसे ही लाल किताब के ट्यूटोरियल्स और वीडियोस चलती रहें। देखिए ये आप लोगों का सपोर्ट ही है, आप लोगों का आशीर्वाद है जिससे कि मैं लगातार बिना नागा किए हुए, बिना गैप किए हुए आपको जो है वीडियो ट्यूटोरियल्स देता जा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के साथ ऐसे ही प्यार बना रहे और ऐसे ही हमारी फैमिली बढ़ती रहे और ऐसे ही लाल किताब का एक ज्ञान जो है फैलता रहे। तो पक्का घर के बाद हम करेंगे 9वें घर की। 9वां घर, देखिए 9वां घर ही एक ऐसा घर है जहाँ से लाल किताब में लिखा गया है, पंडित रूपचंद जोशी जी ने लिखा है कि अ, जो बादल होते हैं, बादल यानी कि सोने से भरे हुए बादल की हवाएं, जब हवाएं चलेंगी वहाँ से तो सोने से भरे हुए बादल यानी कि 10वां जो है उसका मूलभूत जो घर होता है, क्योंकि कर्म जो होता है 10वां घर है। कर्म और भाग्य जब आपस में साथ मिलेंगे तब वो जो सोने से लदी हुई बादल हैं, सोने से लदे हुए बादल हैं, वो जाके खाना नंबर 2 से टकराएंगे। खाना नंबर 2 में अगर ग्रह होंगे तो धन की वर्षा आपके सेकंड हाउस यानी कि सेकंड हाउस ऑफ द फाइनेंस में होगी। और खाना नंबर इनका आपस में कनेक्शन है, ये दृष्टियों से संबंध रखते हैं, घरों की दृष्टियां होती हैं इसमें, प्लैनेट्स की दृष्टियां नहीं होती हैं इसमें, घरों की दृष्टियां होती है। लाल किताब में जो स्पेसिफिक जो चीज़ें कही गई हैं वो घरों की दृष्टि है, यानी कि जब एक ग्रह किसी भी घर में बैठा होगा तभी वो दूसरे घर में अपना असर मिला पाएगा। तो उसी तरीके से 9वां जो है, 9वें का कनेक्शन तीसरे से है। 1-5-9 के उसूल से जो है ये एक दृष्टियां जो बनती हैं घरों की, यानी कि एक पहला घर देखे 5वें को, 5वां देखे 9वें को, और जो तीसरे से 9वें का कनेक्शन है, 9वें से जो है अपना इस तरीके से कनेक्शन जो बनेंगे आपस में घरों घरों के, तो ये घरों के कनेक्शन जो है इवेंट्स को एक्टिवेट करते हैं, हमारी लक को सपोर्ट करते हैं। ओवरऑल लाइफ का जो स्ट्रक्चर है वो घरों से ही डिपेंड होता है। तो 9वें घर की हम बात कर रहे थे। 9वें घर के लिए अगर हम देखें 9वां घर जो है हमारी किस्मत का घर है, हमारे बुजुर्गों का घर है, हमारा धर्म कर्म, हमारी जो धार्मिक आस्थाएं कितनी है, हमारा धर्म कर्म कितना है, हम कितने अंदर से धार्मिक हैं, हम कितनी जो है दुनियादारी और अपने परिवार के बारे में सोचते हैं। अगर हम घर की बात करें तो घर में अगर हम कुंडली की बात करें कि कुंडली में 9वां घर क्या दिखाता है, कुंडली में जो 9वां घर होता है वो वेड़ा यानी कि आपका जो आंगन होता है घर का, जहाँ पर आपकी आंगन, हिंदी में समझिए आंगन, तो आंगन जो घर का होता है वो 9वां घर दिखलाता है। और अगर हम जो जिस्मानी ताकत की बात करें, अपने जिस्म की जो ताकत है, एक रूहानी ताकत यानी कि रूहानी डिवाइन कनेक्शन जो होता है इंसान का, वो 9वें घर से ही देखा जाता है। और अगर हम एक हवाई ताकत की बात करें तो इंसान नेक कामों में व्यस्त रहता है, यानी कि सोशल ज़्यादा रहता है, सोशल उसके अंदर सोशलिज्म की एक ज़्यादा एक लालसा होती है, लोगों को हेल्प करने की किसी भी ज़रिए से, चाहे वो अपनी एजुकेशन के ज़रिए करिए या फिर रास्ते में कोई प्रॉब्लम है तब वो हेल्प के लिए आगे आ जाता है। पर डिपेंड करता है कि उसके जो 9वें घर के क्या हालात हैं। तो वही चीज़ें हम इस पोस्ट में डिस्कस कर रहे हैं। पर यहाँ से आप समझ लीजिए अगर 9वां घर अच्छा होगा तो इंसान धर्म कर्म में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगा और परोपकारी होगा, ज्ञानी होगा। ज्ञानी इन द सेंस वो चाहे पढ़ा लिखा ना हो पर उसके अंदर ज्ञान जरूर होगा, चाहे वो ज्ञान दुनियावी ज्ञान हो, चाहे वो इसके अंदर स्पिरिचुअल ज्ञान हो, चाहे वो एजुकेशन का ज्ञान हो, कोई भी ज्ञान हो। यानी कि वो ज्ञानी कहलाएगा। अगर
10 लोगों के बीच में बैठा होगा तो अपने ज्ञान से लोगों का अट्रैक्शन अपनी तरफ लेगा। ठीक है। अब जो है 9वें घर को मेंढक भी कहा गया है। 9वें घर को मेंढक इसलिए कहा गया है क्योंकि 9वें घर का जो पक्का घर ग्रह है वो बृहस्पति है। बृहस्पति अगर ज्ञान देगा तो वो एक इंसान जो होगा ज्ञानी के रूप में कहलाएगा। पर आपने देखा होगा कई लोग बुजुर्ग हो जाते हैं, बाद में वो घर में ही पलंग पे पड़े रहते हैं और टर टर मेंढक की तरह करते रहते हैं। उनकी बातों को कोई ध्यान नहीं देता, जैसे कि बरसाती मेंढक अपना बरसात के समय टर टर करते हैं, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। तो उसी तरीके से अगर बृहस्पति खराब होगा तो वो बृहस्पति बृहस्पति ना होके एक टर्राने वाले मेंढक की तरह हो जाएगा। तो यही चीजें हैं जो बृहस्पति को यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव इंडिकेट करती हैं। इसके साथ साथ अगर हम जानवरों की बात करें तो 9वें घर से नील गाय को भी 9वें घर से संबंधित किया गया है। मेंढक हो गया, हंस हो गया और खुश्की में चलने वाले जानवर जो ड्राई एरिया में रहते हैं, पानी से उनका कोई रिलेशन नहीं होता, ड्राई एरिया को प्रेफर करते हैं, वो इंसान जो है वही 9वें घर से देखे जाएंगे। अब जो है 9वें घर से और क्या चीज़ें देखी जाती हैं, जो आपका जद्दी यानी कि जो आपका पैटर्नल प्रॉपर्टी है, जो आपकी खानदानी प्रॉपर्टी है, वो आपकी जद्दी जायदाद जो है खाना नंबर 9 से देखी जाती है। बुजुर्गों का आशीर्वाद है कि आपके जीवन में क्या आशीर्वाद रहा है बड़े बुजुर्गों का, कि आपको क्या वो सपोर्ट मिल रही है। 9वां घर ही दिखाएगा कि आप आशीर्वाद से आगे बढ़ रहे हैं या फिर आप कर्स्ड हैं किसी पिछले जन्मों के कर्मों से, या इन सब चीज़ों का पता खाना नंबर 9 से लगता है। बाप दादा की माली हालत क्योंकि 9वां घर बाबे यानी कि बाप दादा जो है उनको इंडिकेट करता है, और पिछले जन्म में जो आपने कर्म किए, क्या धर्म का आपका एक कनेक्शन रहा, कर्म का आपका कनेक्शन रहा, वो खाना नंबर 9 बताता है। 9वें ग्रह के जो, जैसे कि मैंने बताया कि 9वें घर के जो ग्रह होंगे वो खाना नंबर 2 में ही असर करेंगे अपना। तो अब इसके साथ साथ खाना नंबर 3 और 5 का असर भी इस घर में शामिल होगा। क्यों शामिल होगा? क्योंकि जो 3 5 ये जो मैंने 5 का उसूल बताया वो उसूल इसमें ज़रूर जुड़ेगा, क्योंकि 1 5 9 ये 5वां घर जो है 9वें घर को सपोर्ट करेगा, क्योंकि 5वें से 5वां घर हो गया और यहाँ से तीसरे घर को सपोर्ट करेगा। तो जो ये कनेक्शन होगा ये एक फ्रेंडली कनेक्शन होगा, यानी कि आपस को एक दूसरे को मदद करेगा। चाहे वो घर में अगर दोस्त होंगे तो एक ऐसा कनेक्शन बनाएंगे कि एक लक को जो है ब्लॉसम करेंगे। ठीक है। खाना नंबर, अगर मान लीजिए खाना नंबर 3 और 5 खाली है तो खाना नंबर 9 जो होगा 2 की मदद से जाग जाएगा। 2 की मदद से जागने का तरीका यही होता है, या तो इंसान अर्निंग करना शुरू कर दे, नौकरी की तनख्वाहें उनकी उसको आने शुरू हो जाए, और या तो वो धर्म स्थान में माथा टेकना शुरू कर दे, धर्म स्थान में अपने दोस्त 9वें ग्रह के दोस्तों की चीज़ों को चढ़ाना शुरू कर दे, शनि संबंधित खुराक ना ले, जैसे कि नॉन वेज हो गया, शराब हो गया, और स्मोकिंग या फिर इन चीज़ों से दूर रहे, नशे से दूर रहे। तो जो दूसरा घर है और धर्म स्थान में भी माथा टेकता रहे, बशर्ते 8वां और दूसरे में कोई दुश्मन ग्रह ना हो, तब वो माथा टेकता रहे, तो एक दूसरे घर को एक्टिवेशन होता है जिससे 9वें घर को सपोर्ट आ जाता है। तीसरे घर का जातक पर जो असर होगा वो तब होगा जब उसके भाई का जन्म होगा, क्योंकि तीसरा घर एक्टिवेट होगा मंगल का जो घर है तीसरे घर का 9वें को सपोर्ट आएगा। जब वो तीसरा घर एक्टिवेट होगा तब उसका 9वां घर जो है जाग जाएगा। अगर बड़ा भाई है तो जातक पर बड़े भाई की किस्मत का असर होगा। अगर मान लीजिए बड़ा भाई है तो जातक पर उसके बड़े भाई की किस्मत का असर होगा, क्योंकि सहोदर जो होंगे और जो ये तीसरे घर से ही सारा का सारा कनेक्शन बनेगा। तीसरे घर का असर पहले 35 साल चक्र में होगा और 5वें घर का असर दूसरे चक्कर में होगा। ये जो 35 साल चक्र एक थ्योरी है, इसमें हर एक ग्रह अपनी 35 साल चक्र के हिसाब से मियाद पूरी करते हैं। तो उसमें हर एक ग्रह का एक टेन्योर है, वो मैं आपको पोस्ट में बताऊंगा, वीडियो एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें 35 साल चक्र के ऊपर ही एक वीडियो होगी, जिसमें हर एक ग्रह अपनी
कब वो 35 साला चक्र शुरू हो रहा है, कब कौन सा ग्रह आपके ऊपर 35 साला चक्र के हिसाब से असर कर रहा है, उन चीज़ों को उसमें देखा जाता है। तो ये एक अलग कंसेप्ट है, इसको आप समझ लीजिए कि एक 2 चक्र होंगे, 2 चक्रों में कौन सा ग्रह कौन सा आपको असर देगा। तो अगर खाना नंबर 3-5 खाली हो तो 9 जो है किस्मत का ग्रह पर असर डालेंगे। ठीक है, मान लीजिए खाना नंबर 3 और 5 खाली हैं, तो नंबर 9 के ग्रह जो होंगे वो किस्मत पर असर डालेंगे। और मान लीजिए किस्मत पर असर कैसे डालेंगे, वो किस्मत शक्की हो सकती है, किस्मत में अप डाउन आ सकते हैं, किस्मत सपोर्ट नहीं कर सकती है, यानी कि एक उतार चढ़ाव रहा किस्मत का समय रहेगा। और अगर 9 नंबर खाली हो तो कोई शर्त ही नहीं है, क्योंकि खाना नंबर 9 ही उसको कोई छेड़खानी वहाँ पर कोई ग्रह करने वाला नहीं है। अगर खाना नंबर 5 का असर जातक की औलाद के जन्म से लेंगे, क्यों लेंगे? क्योंकि 5वां घर जो होगा, जब सपोर्ट तभी होगा, जब वो तभी जागेगा जब उसकी औलाद का जन्म होगा। तो 5वां घर का असर तभी से लिया जाएगा। बाप बेटे की किस्मत पर इस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है। और 9वें घर से संबंधित धर्म कर्म जो काम करेंगे वो बुजुर्गों के लिए इफेक्टिव होंगे, बुजुर्गों पे ज़्यादा अच्छे असर डालेंगे। ठीक है। अब बुजुर्गों पे अच्छे असर डालेंगे, बुजुर्गों की एक वैल्यू अच्छी हो सकती है, बुजुर्गों का नाम सम्मान अच्छा हो सकता है समाज में, बुजुर्गों से आपको सपोर्ट मिल सकता है, बुजुर्गों की एक ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी। ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं, ब्लेसिंग्स के बिना लाइफ इनकम्प्लीट होती है। ये कहते हैं दुआ और दवा बराबर ही काम करती है, दवा मरते हुए इंसान को उठा सकती है, दुआ एक ऐसी अदृश्य शक्ति है जो कभी भी इंसान को बुरे समय और बुरे वक्त से निकाल सकती है। तो 5वें घर का असर जो जातक की जन्म से तो बाप की किस्मत पर आएगा, क्योंकि वो एक्टिवेशन हो जाएगा। अब ये घर बृहस्पति का है और हवा जो इंसान के सिर के लिए उसका शरीर के वाहन के समान है और हवा उसको चलाने में सहायक है। दूसरों की मदद और अच्छे कर्मों से इंसान फलता फूलता रहेगा। यानी कि जितना दूसरों के धर्म कर्म में आप इन्वॉल्व रहेंगे उस चीज़ में असर करेगा। पर एक चीज़ और ध्यान रखिए कि धर्म कर्म और दान और ये अपने आप को ज़्यादा दयावान बनाना भी कई बार नुकसान कर जाता है। उन चीज़ों के लिए प्लैनेट्स को देखना ज़रूरी होता है। अगर बृहस्पति ही 10वें में है तो वो ये लाल किताब में इंडिकेशन है, लिखा गया है कि चुस्त चालाकी से अपना काम करें, ज़्यादा दान धर्म में मत पड़ें। तो ये भी चीज़ें देखनी होती हैं। हम सिंपली एक जनरल बात कर रहे हैं जिसमें 9वें घर से संबंधित बातें हैं। अब इज्जत मान और सम्मान पानी की तरह किसी भी बुराई के ऊपर से निकल जाते हैं और इंसान शख्सियत ही इस घर की देन है। इंसान की जो शख्सियत है वो ही इस घर की देन है। क्या शख्सियत है उसकी, क्या वैल्यू है एक समाज में, क्या उसका रुतबा है, वो सारी 9वें घर से देखी जाती है। इस घर में 9 ग्रहों में से दुश्मन ग्रह अध्यात्म के प्रति मंदा ग्रह देंगे। अब मान लीजिए दुश्मन ग्रह कौन कौन से, बुध हुआ, शुक्र हुआ, राहु हुआ, इस तरह से जो ग्रह आएंगे, शनि को भी हम ले सकते हैं। ठीक है, अगर इस तरह से घर आएंगे तो इंसान हो सकता है अध्यात्म के प्रति इंसान की कम रुचि हो, इंसान जो है देवी देवताओं या अपने जो रिलीजियस बिलीफ्स हैं उनमें कम इंटरेस्ट रखता हो। इन सब चीज़ों का असर 9वें घर पे पड़ेगा। मंगल बुध शुक्र इस घर में बुरा फल देते हैं। ठीक है, मंगल बुध शुक्र अब इस घर में बुरा फल देंगे, ये कंडीशन है अलग अलग। अब मान लीजिए बुध ही आ गया तो बृहस्पति का दुश्मन है और ये जो है कंडीशंस लागू हो जाएगी कि वो पितृदोष का एक कारण बन जाएगा। और शुक्र आ गया तो मंगल वध करेगा, शुक्र भी बृहस्पति का दुश्मन है। तो इन सब चीज़ों का एक कम्बिनेशन बनेगा। जब मंगल यहाँ पर आएगा तब भी वो नेगेटिव रिजल्ट देगा, बशर्ते को अगर अदर कंडीशन उसने फुलफिल नहीं करी तो। अब इस घर में जन्म जो इस घर में जो बैठे हुए ग्रह हैं वो दूसरे ग्रहों को चलाते हैं। अगर अकेला इस घर में बृहस्पति बैठा होगा तो वो पूरा अपना असर देगा, दूसरों से मिश्रित असर नहीं देगा, वो अपना असर देगा। मगर जो जब दूसरे ग्रह इसमें बैठेंगे तो वो दूसरे ग्रहों को भी अपने अनुकूल चलाएंगे। तो 9 ग्रहों का उपाय जो होगा, अगर मान लीजिए सब चीज़ें आ रही हैं, 9 ग्रहों का उपाय जो होगा, क्योंकि ये आपका जद्दी मकान है यानी कि आपका अपना घर है जिसमें आप रह रहे हो, फैमिली का मकान है। तो मकान की जो फर्श होगी, फर्श पे जो आप रंग करेंगे, कई फर्शों का रंग होता है, देखिए पत्थर जो है शनि का है, कई बार आप शायद जानते भी हों, सीमेंट जो होता है, सीमेंट में कलर मिला के उसको कलरफुल भी बनाया जाता है।
हो सकता है आजकल ये चीज़ें प्रचलन में ना हो, पर कई जगहों में अभी भी चल रही हैं। सीमेंट को चाहे आप लाल कर दो, सीमेंट को चाहे आप पीला कर दो, सीमेंट को चाहे आप हरा कर दो, कोई भी रंग दे दीजिए। अगर हमने उस घर 9वें घर में 9वें घर का हमने उपाय करना है तो हम अपने फर्श को उस रंग में रंग सकते हैं। ये उपाय लाल किताब में दर्शाया गया है। अब इसके साथ साथ हम अगर बात करें कि बृहस्पति अगर खाना नंबर 9 में आ जाए, ठीक है, तो वो क्या असर देगा। बृहस्पति देखिए खाना नंबर 9 का ही पक्का उसका अपना घर है, ठीक है। उसका असर जो है वो ब्रह्म ज्ञानी होगा। ब्रह्म ज्ञानी यानी कि डिवाइन सपोर्ट होगी, उसको अच्छा सपोर्ट मिलेगा और त्यागी होगा, त्याग करने में उसके अंदर भावनाएं होंगी। उसकी बद्दुआ भी नेक असर करेगी, यानी कि अगर किसी को बद्दुआ भी देगा तो उसकी बद्दुआ जो है उसके लिए सामने वाले के लिए कभी भी मंदा असर नहीं करेगी, उसको फायदा ही देगी, ठीक है। तो यानी कि कहते हैं ना कि एक ऐसा जहर होगा जो लोगों की जान बचाने वाला होगा। यानी कि बृहस्पति कभी भी आप समझ लीजिए कोई जिसके अंदर देव कृपा हो, वो चाहे देव कृपा किसी के लिए गलत भी बोल दे तो वो अ, उसके लिए एक अच्छा वरदान ही साबित होती होगी। धन दौलत की हालत का पता 3-5 से चलेगा। खाना नंबर 3-5 से पता लगेगा अगर बृहस्पति खाना नंबर 9 में है। अगर 3-5 खाली तो खुद की अपनी सख्त मेहनत से अमीर बनेगा। अगर वो अपनी मेहनत करेगा, सेल्फ मेड पर्सन कहलाएगा। अगर 2-5-9-12 में पापी ग्रह ना हो तो उम्दा होगा। अब दूसरा, पांचवा, नौवा, 12वां बृहस्पति के खाने माने जाते हैं, क्योंकि दूसरा जो है धर्म और बृहस्पति का पक्का घर है। 5वें में सूर्य बृहस्पति का असर है। 9वां उसका खुद का घर है। 12वां उसका अपना घर है। अगर इन घरों में पापी ग्रह ना हो, देखिए बृहस्पति के जो है जड़ें जो हैं वो 2-5-9-12 हैं। अगर यही खराब हो जाएंगे तो बृहस्पति उम्दा नहीं रहेगा। उम्दा होने की कंडीशंस डिपेंड करती हैं। आप उनके रिलेटेड फैक्टर्स भी देखें, ये ना देखें कि बृहस्पति 9 में बैठ गया तो आपने सोचा बृहस्पति बहुत उत्तम है। नहीं, वो गलत रिजल्ट देगा अगर उसके घर जो हैं बृहस्पति की जड़ें जो हैं वही खराब हैं। अब उत्तम सूर्य, ठीक है, बृहस्पति का धर्म जो है वो नीच नहीं होने देगा। अब उत्तम सूर्य, एक अच्छा सूर्य, एक सूर्य की जो चमक है वो बृहस्पति को मिलेगी। चाहे टेबे में कहीं पर भी सूर्य हो, अच्छी कंडीशन में है तो बृहस्पति चमकेगा। अब बृहस्पति चमकेगा तो उसका धर्म जो होगा, इंसान के जो इंटरनल मॉरल वैल्यूज हैं वो कभी भी नीच नहीं होंगी, ठीक है। सूर्य अगर कायम हो तो अच्छी सेहत रहेगी और तरक्की मिलेगी। सूर्य कायम कैसे होगा, आपके पिता हैं, आपका सूर्य अच्छा है, पिता के साथ रिलेशन अच्छे हैं, आपका सूर्य अच्छा है। सूर्य अच्छे घरों में, सूर्य गलत कंजंक्शन में नहीं है, कोई मसनूई पार्ट नहीं बना रहा है, तो वो सूर्य कायम होगा। अब अगर सूर्य कायम होगा तो अच्छी सेहत रहेगी और तरक्कियां भी लाइफ में वो इंसान पाएगा। जब नर ग्रह 3-5 से देखें तब बृहस्पति 3 गुना नेक फल देगा। नर ग्रह सूरज, मंगल, ठीक है ना, इस तरह से जब नर ग्रह 3-5 से देखेंगे यानी कि एक बुनियादी उसको सपोर्ट देंगे, ठीक है, सपोर्ट देंगे, तब वो बृहस्पति और ज़्यादा जो है पावर में आएगा और 9वें घर की पावर को और ज़्यादा बढ़ाएगा। यानी कि इंसान अपने लक के कारण दुनिया में बहुत सी ऊंचाइयों को छुएगा। जब 3-5 से चंद्र या शुक्र देखे तो कभी अमीर तो कभी फकीर होगा। 3-5 स्त्री ग्रह देख रहे हैं, 3-5 से जब स्त्री ग्रहों ने देखना शुरू कर दिया, क्योंकि अपोजिट कंडीशन हो गई, नर की जगह आप स्त्री ग्रह देख रहे हैं, तो किस्मत के उतार चढ़ाव उसके जीवन में आते रहेंगे। जब नंबर 9 के बृहस्पति पर मंगल, बुध, शुक्र और बुध का असर नहीं होता तब बृहस्पति अच्छा कहलाया जाता है, ठीक है। बृहस्पति 9 में और शनिचर 5 के वक्त 33 साल से लेके 39 साल तक की उम्र धन दौलत और यश मान पर जो है, औलाद पर जो है मंदा असर आएगा और धन दौलत भी उसकी शक्की रहेगी, उतार चढ़ाव रहेंगे। ये एक टाइम फ्रेम है जिसमें 33 से लेकर 39 साल तक अगर शनि का जो है नंबर 9 या नंबर 5 में कहीं कनेक्शन बन रहा है तो वो धन दौलत और ये संतान संबंधित दिक्कतें देगा। कई लोगों की संतान की दिक्कतें आती हैं, वो IVF और IUI ये सब कुछ करवाते रहते हैं, दिक्कतें उनकी बढ़ती रहती हैं। तो इन कंडीशंस में थोड़े बहुत रेमेडीज जो हैं जरूरी हो जाती हैं। अब बृहस्पति
कायम और बुध 4 में हो तो राजयोग होगा। देखिए राजयोग की भी कंडीशंस को डिफाइन किया गया है। अगर बुध नंबर 2 में है, बुध नंबर 4 में है और साथ में चंद्रमा भी उत्तम है, बृहस्पति भी उत्तम है, तभी राजयोग कहलाएगा। नहीं तो वो बुध जो है एक दिखावटी ग्रह बैठ के आपको यही शो करेगा कि वो तो राजयोग है, ये तो राजयोग है कुंडली में, पर नहीं, वो राजयोग नहीं होता है। हमें बुध का भेद भी निकालना होता है और बुध की कंडीशन को चंद्रमा की कंडीशन से रिलेट भी करना होता है। अगर चंद्रमा ही अच्छा है तभी मिलेगा, अगर चंद्रमा ही छठे में है, चंद्रमा ही केतु के साथ पीड़ित है, चंद्रमा ही कहीं रद्दी हो रहा है, तो बुध चाहे चौथे में हो चाहे दूसरे में हो, वो सुसाइड तक की नौबतें देता है। इंसान जो है मेंटली डिप्रेस हो जाता है, इंसान मेंटली प्रॉब्लम्स में रहता है। तो इन चीज़ों को रिलेट करना बहुत ज़रूरी होता है। जो चीज़ें लिखी गई हैं उन्हीं चीज़ों को दिमाग में लेके मत चलिए। लाल किताब हमेशा यही कहती है कि अपना लॉजिक भी लगाइए और लाल किताब को रिलेशंस में लेकर आइए। यानी कि अगर ये लिखा गया है बुध चौथे में है, बृहस्पति 9वें में है, तो ये उम्दा होगा, पर इसके साथ साथ उसके जो बिहाइंड फैक्टर्स हैं उनको भी कंसीडर करना जरूरी होता है। अब मंदी हालात का बृहस्पति कब होगा? जब बृहस्पति दृष्टि वगैरह से मंदा होगा। 9वें घर में अगर बृहस्पति है और 9वें घर में वो दृष्टि से मंदा हो रहा है, तीसरे घर से दृष्टि आ रही है, 5वें घर से गलत उसको सपोर्ट मिल रही है, पापी ग्रहों का सपोर्ट आ रहा है, ठीक है ना, तब ये कंजंक्शन में हो किसी के साथ स्थिति युति बना के 9वें घर में बैठ गया गलत बृहस्पति शुक्र के साथ बुध के साथ, तो ये खराब करेगा, ठीक है। तब ऐसे में इंसान नास्तिक होगा, निर्धन होगा, गरीबी और परेशानियों से भरा ही रहेगा। जब चंद्र 5 में और बुध 3 में हो तो बृहस्पति का फल मंदा होगा। अब ये देख लीजिए, चंद्र 5 में आ गया और बृहस्पति बुध जो है 3 में चला गया, बुध जो मंगल के घर में चला गया, तीसरे घर से सीधी दृष्टि 9वें को पड़ रही है। तब यहाँ पर एक कंडीशन जो होगी, मंदा पड़ेगा। बुध नंबर 5, अगर मान लीजिए बुध नंबर 5 में आ जाए और चंद्र नंबर 9 में हो और बृहस्पति, तब उम्दा फल देगा। क्यों देगा? कि यहाँ पर चंद्र और बुध को एक सपोर्ट मिली। जब ये सपोर्ट मिली, चंद्र 9वें घर में एक बहुत बढ़िया लकी कंडीशन देता है। यानी कि ऐसा इंसान अंधेरे में जो है चिराग के समान होता है। यहाँ पर चंद्रमा की सपोर्ट मिली, चंद्रमा अच्छे घर में आया है और चंद्रमा ही 9वें घर में बैठा हुआ है, बृहस्पति बुध से 5वें घर से सपोर्ट ले रहा है, आपस में जो है कनेक्शन बनाए हुए हैं। तब ये 9वें जहाँ पर चंद्रमा बैठा हुआ है उस घर को अच्छा बनाएगा। और साथ साथ क्योंकि वो चंद्रमा जो है बृहस्पति का दोस्त है, तो ये कंडीशन तो इंसान के वारे न्यारे कर देती हैं। अब जो है बृहस्पति को 9वें घर में है तो क्या आपने करना है, ध्यान क्या रखना है और क्या उपाय करने हैं? सिंपली जैसे मैंने बताया कि फर्श को आप कलरफुल कर सकते हैं, कलर डिपेंड्स अपॉन द कौन सी आपको रेमेडी करनी है। इसके साथ साथ रोजाना धर्म स्थान में जो है आप जाएं, दूसरे घर को एक्टिवेट रखें, दूसरे घर में बृहस्पति संबंधित चीज़ों को और उनके दोस्तों को, जैसे सूरज मंगल, जैसे गुड़ या तांबा या गेहूँ या देसी खांड और चंद्र की चीज़ें, ये सब चढ़ाते रहें। शराब कबाब से परहेज रखें और बहते पानी से चावल बहाएं। बहते पानी में चावल बहाने का ये कारण है कि आप चौथे घर में जो है चंद्रमा के असर को आप जागृत कर रहे हैं। और इसके साथ साथ मुझे एक साथ के साथ मैं क्वारी भी इसमें क्लियर कर देता हूँ। किसी की क्वारी आई थी कि अगर मान लीजिए 43 डेज़ का उपाय है और उपाय बीच में रह जाता है कि यार छोड़ना पड़ता है किसी भी कारणवश, तो क्या हमें शुरू से वो उपाय करने पड़ेंगे? देखिए कंडीशंस 2 लिखी गई हैं लाल किताब में, या कि अगर मान लीजिए आपका नागा हो गया है, आपका गैप हो गया है, आपकी रेमेडी छूट गई है, तो वो रेमेडी आपको शुरू से करनी होगी। अगर आपको पता है कि आपने 10 दिन या 8 दिन रेमेडी कर ली है और आपको बीच में 3 या 4 दिन या 5 दिन जब भी आपको लग रहा है कि आप आउट ऑफ स्टेशन जा रहे हो या ऐसी जगह जा रहे हो या ऐसी कंडीशंस में हो कि आप रेमेडी नहीं कर सकते हो, तो उसके लिए सिंपल एक लाल किताब में रेमेडी दी गई है कि दूध से धोए हुए चावल जो है अपने पास रख लें। दूध से धो के चावल अपने पास रख लें, तो वो जो एक गैप होगा वो आपका गैप नहीं होगा। यानी कि आप जब रेमेडी करेंगे तो वो दूध से धोए हुए चावल आप चाहे जल प्रवाह कर दें, चाहे किसी पेड़ के नीचे या सुरक्षित स्थान पर डाल दें, आपका वहीं से वो डे काउंट हो जाएगा जहाँ से आपका छूटा था। यानी कि आपने 10वें दिन से छोड़ा, 5 दिन का गैप हो गया, आपकी 11वीं रेमेडी होनी थी वो नहीं हो पाई, तो आपने दूध से धोए चावल रखें। आपके पास जब कन्वीनियंस होगी आप ये दूध से धोए चावल अपने पास रख लीजिए और रेमेडी बाद में शुरू कर लीजिए। पर ऐसी चीज़ें अवॉइड करिए। देखिए हम चाहेंगे तो काम होगा,
हम चाहेंगे तो गैप होगा, पर कई सर्कमस्टांसेस ऐसे आ जाते हैं जिसमें इंसान नहीं कर पाता है। जो अगर नहीं कर पाता है तो ये आप उपाय कर सकते हैं, दूध से धोए चावल रख के वो गैप को आप फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों अब आने वाली पोस्ट में थोड़ा सा एडवांस मैं लेकर आऊँगा। बाकी मेरी कोशिश यही है कि आपको बेसिक से ही समझाता रहूँ, और बीच-बीच में जो है कुछ आपको टिप्स और कुछ आइडियाज़ मैं देता रहूँ, जिससे जो है आपकी लाल किताब की नॉलेज भी बढ़े और लाल किताब में जो आपका इंटरेस्ट है वो भी बढ़ता रहे। क्योंकि लोगों में बहुत कन्फ्यूजन्स हैं उपाय को लेके, बाकी चीज़ों को लेके कि ये ग्रह यहाँ पर है तो मेरा कैसा रिज़ल्ट होगा। कई मुझे फीडबैक और कमेंट्स आते हैं जिनमें उपाय मतलब उनमें रेमेडीज़ सजेस्ट करना भी मैं ठीक नहीं समझता, क्योंकि 1-2 ग्रह को देख के रेमेडीज़ देना भी सही नहीं है। आप हो सकता है पता नहीं कितनी रेमेडीज़ कर चुके हो, और अगर मान लो सही रेमेडी भी दी जाएगी तब भी वो काम नहीं करेगी। तो इन चीज़ों को भी देखना होता है। मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि आप पहले समझें, चीज़ों को समझें, आप ट्यूटोरियल्स हैं उनसे पढ़ें, सीखें। जब आपके कन्फ्यूजन्स क्लियर होंगे तो आप खुद समझ जाएँगे कि मैंने क्या गलत किया, आप लोगों ने क्या गलत रेमेडी करी, आप लोगों ने क्या सही रेमेडी करी और क्या रेमेडी करने की ज़रूरत है। रेमेडीज़ सिर्फ़ लाल किताब में ही हैं, वैदिक में ही हैं, केपी में नहीं हैं, और इसके साथ-साथ अ, इफ़ेक्टिव रेमेडीज़ जो है लाल किताब में ही हैं। क्योंकि इसमें रेमेडीज़ को कई तरीकों से बताया गया है। ग्रहों को नष्ट करना, ग्रहों को शुभ करना, ग्रहों को दो दुश्मनों के जो दुश्मन जो अगर किसी एक घर में बैठे हुए हैं तो उनमें से एक बीच में किसी दोस्त को बिठा देना जो दोनों ग्रहों का दोस्त हो और आपस में दुश्मनों की दोस्ती को आपस में कन्वर्ट कर दे। अ, और टेवा देखने की जो विधि होती है, विधि सिंपली होती है कि अ, उसके लिए मैं फिर फर्दर ट्यूटोरियल बनाऊंगा, क्योंकि आने वाली पोस्ट में मैं प्लान कर रहा हूँ अब आपको लाइव ट्यूटोरियल कुंडली देखने के ऊपर शुरू करें कि अब किस तरीके से हम उस घर को कुंडली के हिसाब से देखेंगे और कैसे दृष्टियाँ लेंगे। वो दृष्टियों को जब आप समझेंगे, क्योंकि वो थोड़ी पोस्ट लंबी हो सकती हैं और थोड़ी टेक्निकल होंगी, तो आपको थोड़ा ध्यान से ही, उससे पहले मैं यही समझ रहा हूँ कि आपको थोड़ा समझा दें धीरे-धीरे। जब आप प्लैनेट्स की तासीर को समझेंगे, प्लैनेट्स के और ग्रहों को समझेंगे, तब आप ज़्यादा अच्छे से उन चीज़ों को समझ पाएँगे, नहीं तो कन्फ्यूजन्स आपकी वहीं की वहीं रहेंगी। तो दोस्तों आने वाली पोस्ट में दोबारा फिर मिलेंगे, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।